अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में विकटें गिरने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज शीरी मज़ारी और फयाजुल हसन चौहान के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक और बड़ा धचका है। एक और बड़ी विकेट फवाद चौधरी की सूरत गिर गई है। इमरान खान मकबूल रहे या ना रहे, कबूल हो या ना हो, मगर 9 मई के वाकयात की लपेट में जरूर हैं। वो अपनों के हाथों ट्रैप हुए, कुदरत के निजाम ने बदला लिया, लेकिन आज वो उसी चक्की में पीसे जा रहे हैं जिसमें कुछ वर्ष पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को पीसा गया। वक्त का पहिया उल्टा उल्टा चलते चलते एकदम सीधा हो गया है, जिसने पावर पॉलिटिक्स और मकबूलियत का वो भयानक चेहरा दिखा दिया है जो सबके लिए एक सबक है। जमान पार के बाहर लगा मेला सुनसान गली में तब्दील और इक़्तिदार की मसनद के लिए बेताब और ख्वाब सजाए इमरान खान के तमाम ख्वाब पल भर में चकनाचूर हो गए हैं। महज एक दिन और चंद घंटों ने मकबूलियत और कबूलियत के फ़र्क को वाज़े कर दिया है। तहरीक इंसाफ के साथ जो आज हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि हर हाल में मुंतखब होने वाले वक्त और हालात के तहत नज़रिया बदल लें, बल्कि ऐसा बार बार हुआ है कि मौसमी परिंदों से सजे आसमान पर कनाते तान ली जाए और उन्हें बदस्ते ताकत या कबूलियत के जोम में उस आशियाने का मकीन बना दिया जाए जिस पर बनाने वालों की नज़र हो। ख्वाब तो 2035 तक इक़्तिदार में रहने के बुने गए, लेकिन इन ख्वाबों के बनाने की तरकीब में कोई खामी थी या कुदरत को कुछ और मंजूर था। वक्त का पहिया उल्टा चला और ख्वाब ही रहे। इक़्तिदार में रहने के लिए हर चाल चली गई, लेकिन सर पर हाथ हट जाने के बाद हर चाल उल्टी पड़ गई है। मायूसी इतनी बड़ी कि बाद ज़ुबानी कलामी इल्ज़ामात नाम लेने से 9 मई के वाक़यात तक आ गई, जहां अब कबूलियत और मकबूलियत का असल इम्तहान शुरू होता है। इस इम्तहान में पीटीआई इतनी नाकाम दिखाई देती है कि बड़ा सा बड़ा नजरियाती भी 2 दिन की जेल काटने को तैयार नहीं है और जोक दर जोक किबला बदल रहा है। टकराने वाले खुद को चट्टान बनाने वाले ऐसे पार्टी छोड़ रहे हैं जैसे मौसमी परिंदे एक मकाम से दूसरे मकाम पर उड़ान भरते हैं। आज तहरीक इंसाफ के साथ भी वही सलूक रवा रखा जा रहा है जो 2017 में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ हुआ। केसेस बने, सख्तियां हुई, वफादारियां तब्दील हुई, लेकिन तब फ्रंट फुट पर मौजूद और सबसे ज्यादा कबूल जमात के रहनुमा वफादारियां तब्दील करके आने वालों को गले में मफलर पहनाकर खिलाड़ी बनाते थे और उनके हामी अवाम को पूरे एतमाद से बताते थे कि एक और विकेट गिर गई है। कल विकेटें गिरने पर खुश होने वाले, जश्न मनाने वाले, मिठाइयां बांटने वाले आज खुद अपनी विकेटें गिरती देखकर हैरान हैं कि जबरी शादियां तो सुनी थी, लेकिन जबरी अलहदगियों का पहली बार सुना है। इमरान खान की आहो बका और सिस्किया अपनी जगह, लेकिन शीरी मज़ारी जैसे सियासतदानों से हमदर्दी सिर्फ इसलिए कि उन जैसे सियासतदानों का यूं सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर लेना और सिस्टम का हिस्सा बनने से इनकार हमारी सियासत की बुनियादों को खोखला कर रहा है। हमारे मुल्क की अदलिया भी सियासी निज़ाम की ज़मीन बोस करने में वाज़ेह किरदार अदा कर रही है। आज असद उमर की 16 MPO के तहत गिरफ्तारी को कलअदम करार देते हुए मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने उन्हें 2 ट्वीट्स डिलीट करने के साथ बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत की और यकीन दहानी भी चाहिए कि असद उमर रिहाई के फौरी बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस हवाले से बाबर अवान को मुखातिब करते हुए कहा कि वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, जिस पर बाबर अवान ने ट्वीट डिलीट करने की हामी तो भरी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने से इनकार किया। मोअज़्ज़ज़ जज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट डिलीट करने के अहकाम देने की बजाय कानून और आइन के मुताबिक फैसला देना चाहिए था और यह भी ज़रूरी नहीं था कि भरी अदालत में ऐसा तासुर दिया जाए कि सज़ा सुनाने या फिर वार करने वाली अदलिया नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे किरदार हैं जो अदलिया को भी चला रहे हैं। असद उमर रिहा हूँ, दोबारा गिरफ्तार, लेकिन तहरीक इंसाफ में पतझड़ पहले से ज़्यादा तेज़ी से जारी है। आज भी विकेटें गिरने का सिलसिला थम नहीं सका है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा फवाद चौधरी ने सियासत से टाइम आउट ले लिया है। वो कह रहे हैं कि वो सियासत को कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। यकीनन पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा धचका फवाद चौधरी की सूरत में आज जो विकेटें गिरी हैं, ज़रा उनकी तफसीलात की एक झलक भी आपके सामने रखता है। पुरअमन बंदा हूँ, पुरअमन इलेक्शन लड़ा हूँ, पुरअमन रहना चाहता हूँ। मैं 10 महीने से इनको कह रहा हूँ कि आपका रवैया, आपकी सियासत, आपके तर्ज अमल ये ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं इससे अलहदगी का ऐलान करता हूँ। बगैर किसी दबाव और लालच के ऐलान करती हूँ और दिली इत्मीनान से महसूस कर रही हूँ कि मैं आज ही तहरीक इंसाफ की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो रही हूँ। मेरा इस पार्टी से अब कोई ताल्लुक नहीं है और ये जो कुछ हुआ है इसकी मैं फिर एक बार मजम्मत करता हूँ और मैं पीटीआई छोड़ने का ऐलान करता हूँ, अपनी टिकट वापस करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला जो मेरा आगे का लाहे अमल होगा वो मैं फिर बाद में अपने दोस्तों के मशवरे से करूँगा।
अब पीटीआई में लगी पतझड़ इस बात का पता दे रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मंसूबा है वो भी कहीं ना कहीं बड़ी तेजी से और कामयाबी से जारी है। अगर ये लेवल प्लेइंग मंसूबा सच है तो हम आने वाले दिनों में इमरान खान को नाहल और जेल की सलाखों के पीछे देखेंगे। इस मंसूबे में इमरान खान की नाहली और नवाज शरीफ की वापसी भी उसका भी जिक्र मिलता है और इसीलिए आज दो अहम मिनिस्टर हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा एक अहम स्टेटमेंट दे रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर भी एक अहम स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसमें ये इंदिया दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम भी यानी बैन भी किया जा सकता है। फयाजुल हसन चौहान साहब ने एक नया खाता खोला है, एविडेंस मिलेगी तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। खुद फयाजुल हसन चौहान साहब जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, मुनहरिफ रहनुमा तहरीक इंसाफ के, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी चौहान साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है हुजूर, ये बड़ी तेजी से विकटें गिरने का अमल जारी है। 2017 में जब विकटें गिरा करती थी और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़कर जोक दर जोक आने वालों के गलों में बनी गाला के अंदर वो मफलर या पटे पहनाए जाते थे और फिर ये शादियाने बजाए जाते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत हो गई है। आज ये वही कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो रहा है, यानी अब पीटीआई की अपनी विकटें गिर रही हैं। क्या समझा जाए, क्या हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आप को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब एक सियासी जमात को खाकसार तहरीक की तरह चलाएंगे, जब सियासी जमात को एक मिलिटेंट फोर्स की तरह चलाएंगे, जब सियासी जमात को रियासत से टकराने की पॉलिसी पे गामजन करेंगे तो फिर ये नताइज आते हैं। अब अफसोस की बात यह है कि आज जिस शख्सियत फवाद चौधरी ने जनाब पीटीआई छोड़ी, कल जिस शख्सियत शीरी मज़ारी ने छोड़ी और जिस शख्सियत आमिर कियानी ने छोड़ी और फिर जो अभी कुछ और भी आपको छोड़ेंगे, ये वो शख्सियात हैं कि जो हर वक्त इमरान खान के साथ सारी दुनिया दिन में 24 घंटे इनको देखा करती थी और यही वो लोग थे कि जिन्होंने इमरान खान साहब को इस ट्रैक के ऊपर और इस स्ट्रेटजी के ऊपर और इस पॉलिसी के ऊपर चढ़ाया। मेरे जैसा बंदा कि जो कभी भी किचन कैबिनेट में नहीं था इमरान खान साहब की, लेकिन चले इमरान खान साहब ने एक वफाकी सतह पे मुझे ओहदा दिया हुआ था, मेरे हवाले से अल्लाह पाक के करम से बच्चा बच्चा गवाही देगा, मीडिया के अंदर भी, एंकर्स भी, पब्लिक भी और पीटीआई के कारकुनान भी और लीडर भी, कि मैंने हमेशा पार्टी के अंदर और बाहर और मीडिया टॉक्स में इस बात का मौक़िफ़ रखा कि हमें सियासी जंग सियासी तरीके से लड़नी चाहिए। हमें अपने मुखालिफ जो पीडीएम हुक्मरान हैं, हम उन्हें हनफे तनकीद बना के और उनके ख़िलाफ़ हमें पूरी स्ट्रेटजी बना के हमें करना चाहिए। हमें रियासत और स्पेशली फ़ौज के साथ टकराव नहीं रखना चाहिए। मैं समझाता रहा, मैं बताता रहा, लेकिन यही वो एक्सट्रीमिस्ट थे कि जो ख़ास एजेंडे पे थे। मुल्की और गैर मुल्की कौन सी ताकतें थी कि जिन्होंने इनको ये शय दी हुई थी कि जो इनको इमरान खान साहब को ये पॉलिसी देते थे, और आज वो एक बेहतरीन पार्टी, एक बेहतरीन पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की गरीब क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच क्लास, पढ़ी लिखी क्लास, हर किस्म की क्लास को नुमाइंदगी कर रही थी, आज वो इस नतीजे पे पहुंची हुई है। तो मैंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ी डिटेल के साथ कुछ चीज़ें रखी, बाकी आने वाले वक्त के साथ साथ टॉक शोज़ के अंदर और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये रखूँगा। हम एक सिविलाइज माशरे में हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अदम तशद्दुद के अलमबरदार थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रियासत से टकराने की पॉलिसी के अलमबरदार नहीं थे। इमरान खान साहब से जो टेक्निकल और इज्तिहादी गलती हुई, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, और मैं कोई खान साहब के लिए कोई मुफ्ती सईद या कोई मेजर रोखड़ी या कोई जनाब पार्टी के बाकी रहनुमाओं की तरह का मैं यहाँ पे आपको ना मैं नज़र आऊँगा, ना मैंने कोई उनकी ज़ात के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से या उनकी कोई कैरेक्टर असैसिनेशन के हवाले से कतई भी कोई ऐसा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने खासा कथारसिस किया है। देखिए, अब फर्क करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि कौन ठीक कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। अनफॉर्चुनेट, देखिए, आप फवाद चौधरी से मुतालिक बात कर रहे थे, शीरी मज़ारी से मुतालिक बात कर रहे थे, और जो दीगर लोग हैं, अब वो भी एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं, तो कंडेम कर रहे हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ ये गलत था, रियासत से टकराव की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए थी। अब समझ नहीं आ रही वो सही रास्ते पे आ गए हैं या पहले वो ठीक थे, इमरान खान को वो भी मशवरा यही दे रहे थे, या आप ठीक है? हाँ, नहीं, अच्छी बात है। अगर वो ये बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफ़ात से तौबा, हाय उस ज़ोदे पशेमा का पशेमा होना,
मेरे मतलब तो गवाही दे दी, मनीर बलोच साहब ने भी दे दी, और आपके जनाब पार्टी के अंदर भी BCO लोग इस चीज़ की गवाही देंगे कि फयाज चौहान हमेशा इस पॉलिसी के ऊपर रहा है। और 1.25 साल में मेरा एक टॉक शो, एक सिंगल टॉक शो और मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, 1.25 साल के अंदर मेरी कोई 70 या 80 प्रेस कॉन्फ्रेंस कम अज़ कम हुई होंगी। मुझे किसी एक में बता दें कि मैंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की हो। और मुझे कम अज़ कम 5 से 7 दफ़ा तो ख़ुद मैसेज करके और फ़ोन करके खान साहब ने कहा यार बाजवा के ख़िलाफ़ ये बोलो और फलां के ख़िलाफ़ ये बोलो, पर मैंने कभी भी, क्योंकि मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मेरी सारी ज़िंदगी सियासत पे गुजरी है, मैं कोई पार्टी के अंदर जनाब PTI के अंदर आके सियासत मैंने नहीं सीखी या यहाँ पे कोई असम्बलियाँ नहीं देखी। मैं उससे पहले साबिक MPA था, मैं एक साबिक यूथ लीडर था, साबिक जनाब स्टूडेंट लीडर था, हमने सारी चीज़ें देखी हैं। मैं पाकिस्तान और फ़ौज से मोहब्बत करने वाला एक बरमला शख्सियत हूँ। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीइंग अ मिनिस्टर और जनाब बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मेरे टॉक शोज़ और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दुआ है कि मैं पाक फ़ौज की जनाब इज़्ज़त और उसके वक़ार का हमेशा से मैं अलमबरदार रहा हूँ अपने इन मीडिया की हर एक्टिविटी के अंदर। मैंने खान साहब को धीमे लहजे से दामे दरमे सुखने समझाने की कोशिश की, लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने क्लियर बताया, मुझे तो फिर इस वजह से 1 साल से इन्होंने खुड्डे लाइन लगा दिया। और उसके लगवाने में यही फवाद चौधरी साहब, यही आपकी आलिया हमज़ा, यही आपकी मुसर्रत जमशेद चीमा, यही आपकी शीरी मज़ारी साहिबा, यही आपके शहबाज गिल साहब, ये वो एक्सट्रीमिस्ट थे जो किस एजेंडे पे थे ये वक्त बताएगा। तारीख जब खुलेगी ना दिन के साथ, आपको याद है इफ्तिखार चौधरी की कैंपेन चली थी, कोई जुर्रत नहीं कर सकता था कि इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोले सोसाइटी में, लेकिन फिर एक वक्त आया जब वो बहाल हुआ, उसके 1 साल बाद एक बंदा नहीं था जो उसकी तारीफ करता हो, वो हर बंदा उसको गाली देता था। वक्त के साथ साथ सारी चीजें क्लियर होंगी कि इमरान खान जैसी शख्सियत को इस हद तक कौन लेकर आया। ठीक, चौहान साहब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्यूटी पूरी की और बाकी लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर फर्क यह है कि आपने कल अपने जज्बात का बरमला इजहार किया है, आपने तो कलेजा निकाल के सामने रख दिया कि आपको खुटे लाइन लगाया हुआ था। अब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, जिस रोज आपकी गिरफ्तारी हुई उस रोज आप नारे लगा रहे थे कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान इमरान खान, मतलब वो नारों को अगर देखें, उन वीडियोस को देखें तो लगता नहीं है कि आपकी इमरान खान से नाराजगी थी या इसी पार्टी ने आपको खुटे लाइन लगाया हुआ है जिसके लिए आप नारे लगा रहे हैं? इसको कहते हैं वफा। मेरे साथ 1.25 साल जमान पार्क में मेरा दाखिला बंद, बनी गाला में मेरा दाखिला बंद, मैं कुर्बानियाँ दे रहा हूँ, मेरे पे 9 पर्चे हो रहे हैं, मेरे पे 2 हमले हो रहे हैं, मैं जेल काट के आ रहा हूँ, जेल भरो तहरीक में, मैंने सारी दुनिया को दुश्मनी मोल ले ली है। लेकिन जब पिछले साल जून के पहले हफ्ते में मैंने पहला मैसेज किया जनाब खान साहब को, जब इन्होंने मीर जाफ़र, मीर सादक और फिर मीटिंग्स के अंदर इन्होंने फ़ौज के हवाले से, बूटों वालों के हवाले से एक ब्रेन वॉशिंग शुरू की सारे स्पोक्स पर्सन की, मैंने इनको एक मैसेज किया 7 मिनट का, जो मैंने गवाही के तौर पे मनीर बलोच साहब को भी भेज दिया, क्योंकि वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे हर रोज़ 7-8 दफ़ा मेरी गुफ्तगू होती थी मुल्की हालात के ऊपर। मैंने उन्हें कहा कि यार ये मैसेज संभाल के रखना। फिर एक दूसरा मैसेज भी उन्हें मैंने 1 महीने बाद भेजा था, जो मैंने खान साहब को भेजा और उनको मैंने ईमानतन महफूज करवाया। 2 मैसेज थे, लेकिन जो पहला मैसेज था मैंने खान साहब को 7 मिनट के मैसेज के अंदर बड़े दर्दनाक तरीके से, प्रूफ के ज़रिए से, आर्गूमेंट के ज़रिए से समझाया कि खुदा का वास्ता है खान साहब अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें, अपने सियासी जंग है इसको सियासी रखें, आप अपने जनाब मुखालफीन को और हम सारे अपने मुखालफीन को, जरदारी है, शहबाज शरीफ है, बेगम सफदर है, आपके नवाज शरीफ है, बिलावल है, मौलवी फजल रहमान है, इनके खिलाफ हम अपनी कैंपेन को रखें और अपनी ज़बान और अपना कलाम जलसों से लेके मीडिया के अंदर रखेंगे, हमें इसका फ़ायदा है। अगर रियासत, फ़ौज और ISI आप इनके खिलाफ इतना ओपनली ब्लंटली आप बोलेंगे तो कंसिक्वेंटली पार्टी को भी नुकसान होगा, मुल्क को भी नुकसान होगा, पाकिस्तान की मईशत को भी नुकसान होगा। और फिर मैंने एग्जाम्पल दी उसी मैसेज के अंदर, मैंने कहा खान साहब 3.5 साल हमारे थे जब ये नैब की पेशियों में आते थे, ये 60-70 इनके जनाब इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन PDM के रहनुमा, तो अंदर आते हुए भी जनाब वो कह के जाते थे नैब न्याजी गठजोड़, बाहर आके भी नैब न्याजी गठजोड़। हालांकि आपको भी खान साहब पता है और सारी दुनिया को पता है कि नैब कितना आपके साथ अटैच था और कितना आपके अंडर था, लेकिन उन्होंने मुखालफत नहीं ली एस्टैब्लिशमेंट की, ना उन्होंने इस तरीके से। मैंने कहा अपनी मूवमेंट को पॉलिटिकल रखें, ऐसा मैसेज जाना था, साथ ही कोर कमेटी से भी मुझे फारिग, साथ ही जनाब वो सारी चीज़ें। उसके बावजूद
मैंने वफा का झंडा हाथ में रखा, वफा का झंडा। आखिरी चीज़ देखो, बात सुनो, पॉलिटिक्स में जब बंदा होता है ना, या किसी भी एक्टिविटी में हो, ख़ानदान के अंदर हो, कुछ मजबूरियों में जकड़ा होता है। कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं कि इंसान 100 दफ़ा सोचता है। लेकिन जब 1 जनवरी से चीज़ें सारी खुल के आना शुरू हुई, जो मैंने कल भी रखी, अभी भी आप पूछेंगे मैं आपके सामने रख दूंगा, उस पर मेरा जहन बिल्कुल क्लियर हो गया कि मामलात कहाँ पे जा रहे हैं, जिन मामलात के ऊपर कम अज़ कम मैं स्टैंड नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरी चौहान साहब, आपने क्या देखा, ये जो फौज के खिलाफ पॉलिसी या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ पॉलिसी और खुलकर आने की पॉलिसी है, ये इमरान खान साहब की अपनी पॉलिसी थी, कहीं से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, कहीं से डायरेक्शंस ले रहे थे? अगर डायरेक्शंस थी, लोकली थी, इंटरनेशनली, कहां से आ रही थी ये लाइन जो इमरान खान साहब समझते थे नहीं इसी को बार बार बीट करना चाहिए, हिट करना यार रेहान, ये इतनी इंटरनेशनल कंस्पायरेसी पूरे पाकिस्तान के साथ हो रही है, और हम सारे लोग और सब डिपार्टमेंट और हर शोबा इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। और सबसे बड़ा शैतानी चरगा इस पूरी 1.25 साल की कैंपेन में वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया कहाँ से कंट्रोल हो रहा है ये आप सुन लें। मैं कोई अनपढ़ जाहिल किस्म का कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, अल्लाह पाक का करम है, नबी पाक के सदके एक पढ़ी लिखी फैमिली से और एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, और मैं इस चीज़ों के ऊपर नज़र रखता हूँ, और हर चीज़ में रिसर्च करके जो है ना मैं उसके ऊपर जनाब मैं नॉलेज लेता हूँ। आपकी 1.25 साल के अंदर आदिल राजा एक करैक्टर है जो एक मुल्क दुश्मन एजेंसी के हाथ में है, और उन्होंने कमरे में बंद किया हुआ है, और उसको जान के हवाले से क्लियर बताया हुआ है कि जो लिख के देंगे, जो कहेंगे तुमने वो बोलना है। वो माँ बहन की नंगी गालियाँ पाकिस्तान के अदारों को, अदालतों को, उनके लीडर्स को, उनके हेड्स को वो नंगी गंदी गालियाँ देकर, वो हर किस्म की जस्टिफिकेशन जो है ना वो देकर वो वहाँ से मैसेज और उनके वीलॉग, फिर आपके जितने यूएई के, यूरोप के, अमेरिका के और बरतानिया के नंबरों से जनाब यलगार हुई हुई है। हज़ारों लोग हैं जो आपके जनाब बैरूनी ताकतों की, मुल्क दुश्मन ताकतों की एजेंसियों के लोग हैं, जो आपके मैसेजेस बना बना के पीटीआई के लोगों को, अदारों के, अदालतों के, सारों के, जो चीज़ें भी सच्ची झूठी हर चीज़ की हाइप क्रिएट करके, फिर उसके बाद मनीटाइजेशन एक ऐसी वबा पिछले 3, 4, 5 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जान के लाई गई। जितने आपके इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग थे उन्हें पता था कि जिस साइड पे लोगों का ज़हन जा रहा है उसी की तरफ जनाब आप अपना वीलॉग बनाओ और आप जनाब करोड़ों रुपए कमाओ। जनाब वो नहीं देखेंगे कि यार हमने लोगों की ततहीर करनी है, लोगों का जहन क्लियर करना है, मुल्क बचाना है, मुल्क के आवाम को रास्ता बताना है। इकॉनमी हमारे इस वीलॉग की वजह से डूबती है या तरती है, मुल्क डूबता है या तरता है। हमने आवाम पॉपुलर तरीके से जिस साइड पे जा रही है उसी के मुताबिक हमने जनाब एक पैनिक और हरासमेंट वाला एक वीलॉग जनाब 10 मिनट का, 8 मिनट का हमने चलाना है। ये सोशल मीडिया, उसकी मोनेटाइजेशन, उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया इस पाकिस्तान का, और लोगों के जहनों के हवाले से फौज को जनाब एक नफरत का सामान रही सही कसर इस नकम्मे, न खट्टू, ना अहल, ना लायक और नामराद हुक्मरानों ने जो पिछले 1.25 साल, 1.5 साल से इस पाकिस्तान पे इक़्तिदार में है, जितनी उनका नकम्मापन था उसका कंसिक्वेंटली जनाब नफरत जनाब फौज के ऊपर जनाब वो जाती थी। ये पूरी गेम चल रही थी। अब इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है। एक तो ये जो 10-9 बंदों का जनाब ये पूरे का पूरा ग्रोथ था, गैंग था, ये इमरान खान को मैं हर दूसरे तीसरे दिन जूम मीटिंग्स के अंदर हम देखते थे, सुनते थे। दूसरा, खान साहब के दबाव के अंदर मुझे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी क्या खान साहब गद्दार है, क्या खान साहब मुल्क दुश्मन है? मैंने कहा कतन भी नहीं, दोनों चीज़ें मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ कहूँगा, इमरान खान साहब के ऊपर गुस्सा, इंतकाम और नफ़रत वो गालिब आ चुकी है। उसको गालिब करने के हवाले से इस 8, 9, 10 बंदे जो इनकी किचन कैबिनेट थी, जिनका फ़र्ज़ बनता था कि खान साहब को सही एडवाइस करते, ना तो इनके पास किसी के पास वो तजर्बा था, ना कोई उनके पास वो बैकग्राउंड था, ना उनका कोई इस हवाले से कोई इंटेलेक्चुअल नॉलेज था कि दुनिया की तारीख़, पाकिस्तान की तारीख़, कि उसमें किस तरीके से तहरीकें पॉजिटिव तरीके से कामयाब होती हैं, नेगेटिव तरीके से होती हैं। किसी का लेना देना ही कोई नहीं। रुपये के सर पे अपनी मिनिस्ट्रियाँ, अपनी ओहदे संभालने के लिए वो एक खातून है जनाब मुसर्रत चीमा, खान को खुश करने के लिए एक दिन गद्दार कह दिया जनाब बाजवा साहब को। जनाब खान ने बड़ा जनाब थापड़, जनाब मेरे से यही एक्सपेक्टेशन थी खान साहब को कि मैं भी जनाब इसी तरीके से फ़ौज और बाकी। मैंने कहा सर मैं तो ये नहीं कर सकता। डिसेंट तरीके से पॉलिटिकल लोगों को क्रिटिसाइज़ करेंगे, हार्शली करेंगे, हार्डली करेंगे, रूडली करेंगे, लेकिन मुल्क के अदारों को या अदालतों से आप हमें तलाल चौधरी तो ना बनाएं, हमें दनियाल चौधरी तो ना बनाएं, हमें निहाल हाशमी तो ना बनाएं
वो हम नहीं बन सकते। तो जनाब ये एक सारी चीज़ें थी। बाकी फिर 1 मई से लेके 14 मई तक के जो हालात थे वो बड़े अजीबोगरीब थे जनाब। बस उसकी वजह से कुछ ज़ेन ऐसा हुआ। बाकी जो कुर्बानी देनी थी यार, मैंने 1.25 साल रेहान, मैंने पर्चे काटे, 2 मेरे पे नून लीग ने हमले किए, 8 पर्चे काटे, 9वां 10वां अब हुआ, 8 दिन जेल रहा। अच्छा, जेल में भी रावलपिंडी की इज्जत मैंने बचाई। एक दिन पहले आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सारे कर रहे हैं, शेख रशीद, आमिर कियानी, सदाकत अब्बासी, सारे हम लोग, कि जनाब कल हम सारे गिरफ्तारी देंगे। गिरफ्तारी का वक्त आया, सारे भाग गए। फयाज चौहान ने फ्रंट फुट पे आके जनाब गिरफ्तारी देके पिंडी पीटीआई की और पूरे पाकिस्तान की पीटीआई की इज्जत बचाई। 8 दिन जनाब 10 फुट के जनाब डेथ सेल के अंदर रह के, जिस बुरी हालत के अंदर रह के आया, मेरी फैमिली का कोई बच्चा, कोई लड़की, कोई औरत, कोई फर्द ना मीडिया में आया ना पब्लिक में आया। अब भी यह है, मैंने 8 दिन जेल काटी है, पूरी शान के साथ काटी है। पहले दिन बेगम सफदर की ख्वाहिश पे राना सनाउल्लाह ने मेरे घर तबाह कराए, मेरे घर को रेजा किया, मेरे 2 बहनों के घर को तबाह किया, मेरे भाई के घर को तबाह किया। चौहान साहब, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के या आपको अफसरदा देख के इसलिए दिल जो है रंजीदा हुआ कि आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, आपका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आप स्टूडेंट यूनियन में भी रहे हैं, स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं, उससे पहले जमात इस्लामी के साथ भी आपकी स्ट्रगल रही है, और आपके जो कलीग्स हैं पिंडी से भी हों, उनका कोई खासा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आप एक पॉलिटिकल वर्कर लेवल के आदमी रहे। अब मेरा सवाल बड़ा सादा सा है, जो बातें अभी आप एक ही सांस में कर गए हैं इमरान खान से मुताल्लिक, ये बड़े संगीन बातें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यानी इससे ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि जो कुछ हुआ ये एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत मरबूत कैंपेन के साथ हुआ और इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस के साथ हुआ। इमरान खान इस पर 100% बल्कि 200% ऑन बोर्ड थे। यानी इमरान खान ये चाहते थे कि अस्करी तंसीबात को अटैक किया जाए, इमरान खान ये चाहते थे कि फौज के ऊपर डायरेक्ट अटैक हो। सुनो रेहान, ये आपके प्रोग्राम के अंदर +91 से इंडियन चैनल का फ़ोन आ रहा है, ये +91, ये देख लें। अब सुने अगली बात, 1 मई से लेके आज तक मुझे कम से कम 50 दफ़ा इंडियन चैनल्स के जनाब फ़ोन आ चुके कि आपको हमने अपने टॉक शो में लेना है। खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, मैंने क्या जवाब दिया? मैंने कहा ये मेरे मुल्क का इंटरनल मसला है, मैं अपने मुल्क के इंटरनल मसाइल के ऊपर अपने मुल्क के दुश्मन मुल्क के मीडिया के ऊपर मैं बैठ के बात नहीं कर सकता। ऑन ओथ जनाब, हम तो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, हम तो पाक फौज से मोहब्बत करने वाले हैं। पाक फौज के हवाले से पिछले 22 साल की मेरी सियासत और 15 साल की मीडिया के अंदर बच्चे को पता है मैं किस तरह फ्रंट फुट पे क्यों। मेरा बिलीव है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की जामन पाक फौज है। जो पाक फौज के हवाले से साजिश करेगा वो कंसिक्वेंटली पाकिस्तान को डैमेज करेगी। तो जनाब ये वो सारी चीज़ें थी जो मिल मिला के एंड पे आते आते मेरा इस नतीजे पे पहुंचा। मेरा घर सारा फौज है यार, मेरे बहन भैया आपके सारे पूरा पाकिस्तान के। चौहान साहब, मुझे आज किसी और इशू पे बात नहीं करनी, मुझे आपके साथ बात करनी है। आप मेरे साथ हैं। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। ये सदाकत अब्बासी साहब भी पिंडी डिवीजन से है और उन्होंने आपके उस और जो आपने कहा कि GHQ जाने का, रैली वहाँ ले जाने का खुद इमरान खान साहब ने कहा था, वो कहते नहीं वजह कुछ और थी। मैं इसके ऊपर भी ज़रा आपका जवाब लूँगा। मुझे क्विक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, वक्त क्योंकि कम है और सवालात बहुत सारे हैं, तो ज़रा क्विकली सादा से सवालात आपके सामने रखते हैं। जो बातें ब्रेक पर जाने से पहले आपने की, ये ग्राउंड्स तो काफ़ी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए, कलअदम करार देने के लिए। डू यू थिंक कि इन ग्राउंड्स पे PTI बैन होने जा रही? देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप उसको बैन करें, ये कोई तरीका नहीं होता। 60s के अंदर और 50s के अंदर जनाब अवामी नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी को भी जनाब पाबंदी लगाई गई। मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है और एक एडवाइस है खान साहब को कि जनाब पहली बात तो यह है कि आप अपनी गिरफ़्तारी दें, आप गिरफ़्तारी दे दें। पंजाबी का मुहावरा है, पीर पुत्र नहीं देगा फायदे नहीं लाएगा ना। और जब आप किसी की कस्टडी में होते हैं ना सरकार की, मारना इतना आसान नहीं होता। ये जो एक टेम्पो बनाया गया ना पिछले 4-5 माह से, उसी टेम्पो की वजह से फिर आवाम के अंदर जनाब एक हरासमेंट और पैनिक और एक जज्बात उभारे गए, जिसमें ये सारा सोशल मीडिया और ये आपकी मोनेटाइजेशन और ये बैरूनी फैक्टर सारे इन्वॉल्व थे।
कि जनाब मार देंगे। ओ भाई, जब कस्टडी में बंदा होता है तो फिर रियासत की और हुकूमत की और थाने की और इंतज़ामिया की और पुलिस की ज़िम्मेदारी पे होता है। हाँ, बाहर है तो कोई पता नहीं, कोई राह चलता है किसको मार जाए ना। समझ गया ना मेरी बात। पहली चीज़ तो ये है जो मुल्क के हालात बना दिए गए हैं, 306 और 7 के ऊपर आपका डॉलर आ गया है, इकॉनमी तबाह हो गई है। उस इकॉनमी तबाह होने में 1.25 साल के अंदर जो मुल्क के हालात बने, उसका मेन उसका किरदार उसका है जना, उनकी नाअहली तो हुक्मरानों की है ही है, वो तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर एक एम्बिग्विटी छाई हुई है पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर और सियासत के ऊपर, वो भी है। तो मेरी एक तो एडवाइस ये है कि खान साहब खुद अपने आप को सबमिट करें। आज आप क्लियर है, तोशा खाना में जनाब, आप फॉरेन फंडिंग में, आप अलकादर ट्रस्ट में, आप जनाब बिल्कुल फारिग होकर अपने वकील माशाल्लाह इतने कम्पिटेंट हैं, आप आ जाए। मेरी तो एक एडवाइस ये है, नहीं, गिरफ्तारी देने के लिए तो इमरान खान साहब तैयार नहीं है। अब 2 ऑप्शंस अगर उनके पास है, नंबर 1 हमेशा से ये रहा है, एक तो आप ट्रायल को फेस करें, फेस द म्यूजिक, और अदरवाइज ये कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। तो आपको क्या लगता है इन दोनों ऑप्शंस में से भी इमरान खान साहब अगली बात मेरी पूरी आपने सुनी नहीं बीच में, मैं जो अगली बात कर रहा हूँ, एक तो ये है कि अपने आप को सबमिट कर दें, केस चले, मुल्क के मामला ठंडे हों, ठीक है जी, और ये अपने आप को केसेस के अंदर बिल्कुल बरी करवाएं, और अल्लाह करेगा ये बरी हो, मेरी दुआ है। और बरी होने के बाद या इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर नवाज शरीफ जैसे बंदे को सेफ पैसेज मिल सकता है, तो आज के इस प्रोग्राम की मैं ब्रेकिंग आपको ये दे दूं कि मेरी ये एडवाइस है पाकिस्तान के अरबाब बस्तो कुशात को, कि पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़े बुरे हालात हैं, आम पब्लिक को नहीं पता होता कि इकॉनमी किस साइड पे खड़ी है, मुल्क किस तिनकों के सहारे या बांसों के सहारे या आपके सीमेंट के पिलर के सहारे खड़ा है या किस तरह खड़ा है। मुल्क बड़े अजीबोगरीब, IMF जान के कर्जा नहीं दे रहा आपको, ठीक है, आलमी ताकतें, मुल्क दुश्मन ताकतें बड़े तरीके से मुल्क को जनाब डूबने की तरफ लेके जा रही हैं। इस पे मेरी राय ये है कि खान साहब को सेफ पैसेज दिया जाए, वो और उनकी मिसेस दोनों को जो है वो बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, उनको सेफ पैसेज दिया जाए। खान साहब ये सेफ पैसेज नवाज शरीफ को मिल सकता है, मारे नहीं, वो मैं अपनी राय दे रहा हूँ, नहीं, वैसे आपको लगता है कि मेरी राय ये है कि उनको ये सेफ पैसेज दिया जाए और मुल्क से बाहर भेज दिया जाए? यार ये खान साहब की अपनी है। अगर तो हम एडवाइज़र होते रियल मैनर में, कागजी मीडिया एडवाइज़र नहीं, रियल मैनर में, अगर हमसे हर रोज़, हर दूसरे दिन या हर हफ्ते हमें किसी कंसल्टेशन के माहौल के अंदर, किसी मीटिंग के अंदर बैठा के खुल खिला के हमसे कोई डिस्कशन की होती, तो जनाब ये मशवरा हम देते कि पहली बात है यहाँ तक हम पहुँचते ही ना, खाकसार तहरीक बनने ही ना देते, इश्तराकियत के प्रोलतारी तहरीक बनने ही ना देते। आप दुनिया की तारीखें उठा के देख लें, हमेशा तहरीकें उस वक्त नाकाम होती है जब खून खराबा या वर्कर्स के लिए एक जनाब ज़िंदगी अजीरन कर देने वाला माहौल बना दिया जाए। भाई हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमारे लिए थाना कचहरी या गिरफ्तारी क्या इशू है? चौहान साहब, कता कलामी के लिए माजरत सर, ये खाकसार तहरीक का आपने तीसरी दफ़ा मेंशन किया है। बड़े पॉपुलर नारे थे खाकसार तहरीक के भी कि हमें रोटी नहीं इक़्तिदार चाहिए, और उसके बाद अब जो खाकसार तहरीक है उसका नामो निशान भी कहीं नहीं है। आपको लगता है कि PTI के साथ भी वो खाकसार तहरीक वाली होगी और अल्टीमेटली PTI विल बी नो मोर? मैंने रेहान मैंने अपनी लाइफ में बड़ी स्टडी की, लेकिन ये जो 8 दिन मैंने कुछ 27 किताबें पढ़ी हैं, 27 किताबें, उसमें सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, शोरश काश्मीरी, अबुल कलाम आज़ाद, तहरीक पाकिस्तान, खुलफाए राशिदीन, सहाबा इकराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक, फिर उसके अलावा बड़ी बड़ी जो आपकी इश्तराकी तहरीकें, मैंने बड़े डिटेल से, अब जब मैं पढ़ रहा था बग़ैर कंबल के, बग़ैर गद्दे के, बग़ैर तकिए के, फ़र्श के ऊपर बैठ के 10 फुट के जनाब डेथ सेल में, तो चीज़ें फिर कुछ ज़्यादा समझ आ रही थी वो पॉलिटिकल। पहली बात तो यह है कि लीडर कभी भी गिरफ्तारी से नहीं डरता। हमने भी जुर्रत के साथ गिरफ्तारी दी, जुर्रत के साथ, लेकिन जब ये टैग लगना लगा कि यार मैं GHQ के ऊपर हमले का मुजरिम हूँ, मेरी रूह कब्ज़ हो जाएगी कि मेरी आल औलाद को जो है ना, मेरे मरने के बाद भी जो है ना ये कहा जाता कि यार ये वो गद्दारों के बेटे हैं जिन्होंने अपने मुल्क की फ़ौज के जनाब हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया, हालांकि मेरा कोई लेना देना नहीं हो, सारों को पता है जना मेरा, लेकिन अगर ये मेरे पे टैग लगता, ये मेरे लिए मौत थी। मैंने 8 दिन जिस ग्रेसफुल तरीके से
गवाह है जेलम जेल के जनाब सुपरिटेंडेंट से लेकर सिपाही तक, कतन भीख नहीं मांगी कि यार मुझे गद्दा दे दो, मुझे तकिया दे दो, मुझे जो अनहाइजेनिक खाना दिया जाता है मुझे अच्छा खाना दे दो। मैंने बिच्छू अपने हाथ से मारे अपने इस डेथ सेल के अंदर 10 फुट के। मैंने तंबूड़ियाँ जिसे कहते हैं जना, मक्खियाँ जना, लड़ाका जना, मैंने अपने हाथ से मारी, काकरोच, हर किस्म के हशरातुल अर्ज़, लेकिन पूरी डिसेंसी के साथ। लेकिन जब ये चीज़ें ठीक अपने जनाब चौहान साहब, मुझे क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि वक्त क्योंकि हमारे पास बड़ा कम है, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने कहा कि मैं सियासत नहीं छोड़ूंगा, विच इज अ गुड साइन। आप जैसे पॉलिटिकल लीडर को, पॉलिटिकल वर्कर को सियासत छोड़नी भी नहीं चाहिए। तो मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली क्या है? पीडीएम पे तो आप बहुत तनकीद करते हैं, पीपल्स पार्टी पे, पीएमएल पे, दीगर जमातों में क्या करने जा रहे हैं? कोई नई जमात बनने जा रही है, क्या हो रहा है? वो वैसे का वैसा फयाज चौहान की सरिश्त में है इस पीडीएम ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के खिलाफ जद्दोजहद। मैंने कतन भी, मेरा सॉफ्टवेयर कोई नहीं चेंज हुआ, मेरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर P+, पाकिस्तान प्लस, फौज प्लस था, सारी दुनिया जानती है, अब भी है। मैं इनके खिलाफ अपनी सियासत, अब ये जो कोई भी आ रहा है जी सियासत छोड़ रहे हैं, सियासत, मुझसे वैसे पूछा गया है ना, मैं क्या गज वज के सियासत करेंगे? हमने पाकिस्तान की खिदमत करनी है और खिदमत की है। जेल डिपार्टमेंट की 1.25 साल में जो मैंने खिदमत की है, जो कैदी जाता है इस जेल के अंदर पंजाब में, नई पार्टी बनने जा रही है, झोलियां उठा के। यार अभी बहुत सी चीजें, असद उमर साहब का भी आज या कल तक आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो है ना कुछ चीजें सॉर्ट आउट होंगी, चौधरी परवेज लाई साहब के साथ भी है, बाकी भी चीजें हैं, आस्ता आस्ता सारी चीजें। जिन लोगों के आपने नाम लिए ये भी पार्टी छोड़ने जा रहे हैं? यार हालात तो ये है कि तकरीबन सारे इस 9 मार्च और 9 मार्च के बाद के हालात के ऊपर सारे जना फेडअप हैं, सारे फेडअप हैं, बशमूल शाह महमूद कुरैशी और असद उमर। यार शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे इंतहाई रिस्पेक्टेबल बुजुर्ग हैं, असद उमर साहब इंतहाई रिस्पेक्टेबल है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इनको नहीं पूछा गया, ये मशीर नहीं थे, मशीर फवाद चौधरी था, शीरी मजारी जैसी नॉनसेंस खातून थी, ये भी सुन लें, जो मैं 20 दफ़ा के जनाब जूम मीटिंग के अंदर गवाऊँ, हमेशा उल्टी बात करना, उल्टा मशवरा देना रियासत और फौज के हवाले से। इस खातून को ये नहीं आया कि यार तुम, और ये ट्वीट सारे ये करती है खान के जना, ओ भाई तू प्रोफेसर रही है एक यूनिवर्सिटी के अंदर, कुछ शर्म कर जाए ना, तो बात तो कम से कम जो है ना अपने लीडर को अच्छा मशवरा दे, कोई डिसेंट मशवरा दे। इन्होंने इस हाथ तक पहुंचाया और अब जनाब चले पीटीआई फिल्टर हो रही ना, आपने कहा कि इन लोगों ने इन हालात तक पहुंचाया, ये फिल्टर हो रहा है, तो क्या कोई पीटीआई हकीकी बन रही है? और यार ये अब वक्त के साथ चीज़ें पता चलेंगी, अगले आपको 1-1.5 महीने के अंदर सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। चौधरी परवेज लाई का है, खान साहब चौधरी परवेज लाई से बहुत नाराज है। आखिरी एक चीज़ मैं बड़ी क्लियर कर दूं, ना तो खान साहब की करैक्टर असैसिनेशन ना मैं करूंगा। एक बात याद रख लें, ये जो सोशल मीडिया पे जो पेड है ना, मैं तो 16 साल इस पार्टी में रहा हूँ, मुझे पता है कि जना 25-30 हज़ार तनख्वाह के ऊपर सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं, करोड़ों रुपए पार्टी के अंदर पहले सरकारी सतह पे पंजाब हुकूमत के और केपी की हुकूमत के ज़रिए से लगाए जाते थे, और अब जिस तरह प्राइवेटली, मैं इन चीज़ों से घबराने वाला नहीं हूँ। मैं जिस जुर्रत के साथ मैं अपना मौक़िफ़ लाया हूँ, इनमें से सारे नज़रें चुरा के, आंखें बचा के जो है वो भाग रहे हैं। मैं जो सच्ची बात है, खान को ज़ाया किया गया है, खान को ज़ाया किया गया है, और ज़ाया इन लोगों ने किया है। और ख़ान की गलती ये है कि मैंने हमेशा पिछले 16 सालों में, वो टॉक शोज़ के अंदर भी मैं कहता हूँ, एंटरटेनमेंट के शो या कोई ईद शो होते थे तो सवाल पूछा जाता है, यार ख़ान की खामी, ख़ान की 2 खामी हैं, कानों का कच्चा और उसको खोते और घोड़े की पहचान ही नहीं है, सोने और पित्तल की पहचान ही नहीं है। यार कौन सा बंदा तेरे लिए हीरा है, कौन सा तेरे लिए जनाब लोहा है, कौन सा तेरे लिए जनाब वेलविशर है, कौन सा जनाब मुनाफिक है। जितने इर्द गिर्द लोग थे, ये एक चौहान साहब लास्टली एंड वेरी क्विकली इस तरह से, और आपने तो खान साहब को बड़ा क्लोजली देख लिया, आप फेड अप भी हो गए, इमरान खान साहब अब मुस्तकबिल में सियासत करने जोगे हैं, या आप समझते एंड ऑफ इमरान खान ना हो, यानी पॉलिटिकल एरा खत्म हो गया? सियासत ख़त्म नहीं होती, सियासत जना एक चीज़ चलती रहती है। लेकिन आज भी अगर खान साहब अपने आप को अच्छे तरीके से सबमिट कर देते हैं केसेस, अब देखें ना, कहते हैं 145 केसेस किसने बनाए, 4 केसेस थे जिनको आप 145 तक ले गए। और यार आप इन 4 केसेस में आप पेश हो जाते, ज़मानत करा लेते, गिरफ्तारी दे देते, आपने 2 महीने, 6 महीने, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते बाद आपने बाहर होना था। आपने 5 केसेस को 145 तक जनाब अपने इन निकम्मे, नखट्टू, नाअहल और मुनाफिक मशीरों की वजह से
आपने 145 कर दिए, हर पेशी के ऊपर लड़ाई, 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 और 145 हो गए। खुदा का वास्ता है, कोई अक्ल के साथ, कोई दानिश के साथ, कोई हिकमत के साथ, कोई बंदे के पुत्र अपने जनाब मशीर रखो। आप देख लें, खुलफाए राशिदीन से लेके उसके बाद उमवी खलीफा, अब्बासी खलीफा, फातमी खलीफा, उस्मानी खलीफा, और फिर ये जितने आप देख रहे हैं इनकलाबात, चाहे रशियन इनकलाब हो, बरतानवी इनकलाब हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, या पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, जिस खलीफा, जिस बादशाह, जिस सदर, जिस वजीर आज़म के मशीर अच्छे होते हैं ना, मशीर, वो अच्छे फैसले करते हैं। ठीक, अब अच्छे फैसले करता है। आई हैव टू वाइंड इट अप हियर। चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद आते हैं। जिंदा कौमों की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो अपने शहदा को कैसे खिराज अकीदत पेश करती हैं। शहादत एक शख्स की मौत का नाम नहीं है, शहादत एक कौम की सबसे बड़ी उम्मीद का नाम है। शहादत उस अहद का नाम है कि कभी भी अर्ज़ वतन को कोई मैली आंख से देखेगा। इस मिट्टी के नौजवान अपनी जान का नजराना पेश करेंगे, लेकिन वतन की हुर्मत पे आंच नहीं आने देंगे। शहादत कोई दुनियावी मनसब नहीं है, ये एक रूहानी मनसब है। शहीद अवाम के दिलों पर राज करता है। उसकी इज्जत तकरीम यादगार ज़मीन पर नहीं बल्कि अवाम के दिलों में होती है। 9 मई को जो कुछ हुआ वो एक जत्थे की नफरत का इजहार था जिसने अवाम को झुंझला कर रख दिया है। शायद हमारी आज की नस्ल को एहसास हो कि जिस आज़ादी का नारा लगाकर शहीदों की निशानियों को आग लगाई गई, ये शहीद हमारी आज़ादी के ज़ामिन हैं। आज हम इसलिए हैं क्योंकि वो नहीं रहे। आज इनकलाब का नारा लगाने वालों को मालूम नहीं कि असल इनकलाबी वो थे जो नारे तकबीर लगाकर टैंकों के सामने लेट गए। वही शहदा आज हमारी आज़ादी के ज़ामिन हैं। वही शहदा आज हमारे इनकलाब के वारिस हैं। हुकूमत ने 25 मई को यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाने का फैसला किया है। इस दिन को मनाने का मकसद शहदा की लाजवाल कुर्बानियों की याद ताज़ा करना है। कौम को पैगाम देना है कि शहदा, उनकी फैमिलीज़ और यादगारों का एहतराम हर पाकिस्तानी का फ़ख्र है। 25 मई को शहदा पाकिस्तान की बेलौस कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए दिन मनाया जाएगा। मुल्क भर में शहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी और दुआएँ होंगी। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 25 मई के दिन यौम तकरीब शहदाए पाकिस्तान मनाने का ऐलान करते हुए वाज़ेह किया है कि फ़ौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों की बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त है। फ़ौज बतौर इदारा अपने से मुंसलिक हर फर्द और उसके लवाहिकीन को हमेशा याद रखता है। ये रिश्ता बतौर ख़ानदान काबिल फ़ख्र और फ़कीदुल मिसाल है। फ़ौज के सरबराह ने यह भी वाज़ेह किया है कि अफ़वाज पाकिस्तान का हर सिपाही अफसर तमाम इलाकाई, लिसानी और सियासी तासुबात को और इम्तियाज़ात से बालतर होकर सिर्फ और सिर्फ अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों को मुक़द्दम रखेगा। हमारे शहदा हमारे माथे का झूमर है जो न दिन देखते हैं न रात, बस अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तन, मन और धन की कुर्बानी दे रहा है। इन शहदा को सलाम पेश करते हैं क्योंकि शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। दो नीम उनकी ठोकर से सहरा उ दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। ये शहदाए वतन की कुर्बानियाँ हैं, पाक अफवाज की कुर्बानियाँ हैं और पेशा वराना महारत है कि आज बड़े से गर्द भी ये कहने को तैयार हो रहा है, वो अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रहा है और कह रहा है कि वो रियासत का फ़ाल शहरी बनने के लिए रेडी है। इमाम शम्बे की मिसाल इसमें से एक है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। यकीनन ये काबिल सताइश है और काबिल फ़ख्र भी है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जाग रही हैं, अपना काम कर रही हैं। और उसकी तरफ से जिसको गिरफ़्तार किया गया गुलजार इमाम शम्बे, उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया है। वो क्या कह रहा है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखकर। लड़ा जिससे आप सब वाकिफ़ हैं, अपने अजीज़ क़रीब दोस्त को एक तकलीफ़देह तजुर्बे के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने जिस रास्ते का इंतखाब किया था वो रास्ता गलत था। मेरे जीते जी तेरे शहरों पर आसेब की जर्दी छाए क्यों, तेरे सर से आंचल ढलके क्यों, तेरे नैन कवल मुरझाए क्यों। सर रख देंगे हर पत्थर पर, जा रख देंगे हर डाली पर, हम आँच ना आने देंगे कभी इस देश की खुशक बाली पर। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।